26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। सेना के जवान, देश के अलग अलग हिस्सों से आए छात्र राजपथ पर परेड की तैयारियों में जुटे हुए हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम कैबिनेट मंत्री और नेता मौजूद रहेंगे। विशेष मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा होलंद हैं। लेकिन कुछ और लोग भी हैं जो गणतंत्र दिवस की तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन इनके मंसूबे बेहद खौफनाक हैं। इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस बार आतंकियों के निशाने पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आईएसआईएस के आतंकी बच्चों को फिदायीन बनाकर पीएम पर हमले की साजिश रच रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी बच्चों को देखते हैं उनके बीच पहुंच जाते हैं और बच्चों के लिए पीएम का यह प्यार आईएसआईएस के आतंकियों का हथियार साबित हो सकता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट, पीएम बगदादी और ऑपरेशन बेबी। पंद्रह अगस्त 2014 स्वतंत्रता दिवस। पाँच सितंबर 2014 शिक्षक दिवस। 2 अक्टूबर 2014 राजपथ पर योगा। 15 अगस्त 2015 स्वतंत्रता दिवस। अवसर कोई भी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से मिलने, उन्हें दुलार करने का कोई मौका नहीं चूकते। बच्चों को आसपास देखते ही पीएम तमाम प्रोटोकॉल और सुरक्षा इंतजामों को तोड़कर उनके बीच पहुंच जाते हैं। देश हो या विदेश, प्रधानमंत्री मोदी जहां भी जाते हैं बच्चों के बीच पहुंच जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनका हाल चाल लेते हैं और सेल्फी भी खिंचवाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस निश्चल प्यार को कुछ दहशतगर्दों की बुरी नजर लग गई। सुरक्षा घेरे को तोड़कर पीएम मोदी के बच्चों के बीच पहुंचने को ये आतंकी मौके की तरह देख रहे हैं। दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी संगठन पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मासूम बच्चों को जानलेवा हथियार बनाने में जुटा है। आतंक का आका बगदादी मासूम बच्चों को फिदायीन बनाकर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने के सपने देख रहा है। एक अखबार के मुताबिक गणतंत्र दिवस परेड के दौरान आईसिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बना सकता है। आईएसआईएस अपने नापाक मंसूबे को अंजाम देने के लिए 12 से 15 साल के बच्चों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। जानकारी के मुताबिक बगदादी छोटे बच्चों को आत्मघाती हमलावर के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक बगदादी की बच्चा फिदायीन ब्रिगेड में 2 से 3 बच्चे शामिल हो सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि बच्चा फिदायीन ब्रिगेड के आतंकी भारत में घुस चुके हैं। इन बच्चों को हथियार चलाने और विस्फोटकों की भी पूरी ट्रेनिंग दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी जैसे सशक्त नेता तो उनके रडार पे हमेशा होंगे ही, क्योंकि जो दैश ने जो अपना नक्शा जारी किया है खुरासान का, उसमें वो भारत को भी उसका एक हिस्सा मानते हैं। गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आईएसआईएस की खौफनाक साजिश की खबर ने खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए। प्रधानमंत्री पर हमले का अलर्ट मिलते ही एसपीजी समेत सभी सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। आपको बता दें कि पीएम की सुरक्षा का जिम्मा एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के कमांडो करते हैं। लेकिन बाहरी सुरक्षा घेरों में एनएसजी, आईबी और दिल्ली पुलिस के जवान भी शामिल हैं। इन सभी को हर वक्त पूरी तरह मुस्तैद रहने का हुक्म है। 26 जनवरी के मौके पर बच्चा ब्रिगेड के हमले की आशंका को देखते हुए एसपीजी प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए खास प्लान बना रहा है। एसपीजी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी प्रधानमंत्री से अपील की है कि वो गणतंत्र दिवस के दिन अपना सुरक्षा घेरा कतई न तोड़ें और बच्चों के बीच नहीं जाएं। ये गंभीर खबर है और इस पे फौरन हमारी खुफिया एजेंसियों को और तमाम पुलिस प्रणाली को एक्शन लेना चाहिए। कई जगहों से खबरें आ रही हैं कि आईएस इंटरनेट द्वारा जो है बहुत बच्चों को प्रभावित कर रहा है। मैं आशा करूंगा कि हमारी तमाम एजेंसियां, पूरा समाज, हमारे संगठन, हमारी संस्थाएं जो है इस पर तत्पर रहें।
इससे पहले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 2014 और 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम सुरक्षा घेरों को तोड़ते हुए बच्चों के बीच पहुंच गए थे। उन्होंने बच्चों के बीच काफी वक्त भी गुजारा। पीएम की इस दिलेरी का आईएसआईएस के आतंकी नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। हालांकि खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। राजपथ की निगरानी हेलीकॉप्टर से भी की जा रही है। साथ ही सभी संवेदनशील जगहों पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा स्पेशल सेल के अफसरों को भी कहा गया है कि वो सर्च ऑपरेशन चलाएं। आपको बता दें कि हाल ही में आईएसआईएस ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें कम उम्र के तमाम बच्चों को आतंकवाद की ट्रेनिंग लेते दिखाया गया है। इस वीडियो में आईएसआईएस के आतंकी किशोर उम्र के बच्चों को मशीन गन, AK-47 और रॉकेट लॉन्च चलाने की ट्रेनिंग देते नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्हें मार्शल आर्ट भी सिखाया जाता है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक भारत में आईएसआईएस की मदद करने वाला आतंकी संगठन अंसारुल तौहीद भी पाक अधिकृत कश्मीर में कम उम्र के बच्चों को ऐसी ही ट्रेनिंग दे रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस बार आईएसआईएस के आतंकी गणतंत्र दिवस समारोह में हमारे खास मेहमान और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद को निशाना बना सकते हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक फ्रांस के राष्ट्रपति पर आतंकी हमला हो सकता है, लेकिन ये हमला लोन वुल्फ की तर्ज पर हो सकता है। आपको बता दें कि लोन वुल्फ वो आतंकी होते हैं जिन्हें आईएसआईएस ने हमले की ट्रेनिंग नहीं दी है। ये आतंकी खुद ही आईएसआईएस की विचारधारा से प्रेरित होकर आतंकी हमले को अंजाम देते हैं। आतंकी हमले के लिए ये भेड़िए किसी की मदद भी नहीं लेते। कुल मिलाकर देखें तो इस बार 26 जनवरी के दिन खतरा बहुत बड़ा है। आतंकी संगठनों के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गणतंत्र दिवस के मेहमान फ्रांसवा ओलांद हैं। जाहिर है सुरक्षा एजेंसियों की मामूली चूक भी बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। फिलहाल पूरे देश में आईएसआईएस समेत दूसरे संगठनों से जुड़े संदिग्ध आतंकियों की धरपकड़ तेज हो गई है। बीते कुछ दिनों में सुरक्षा एजेंसियों ने देश के अलग अलग हिस्सों से आईएसआईएस से जुड़े 20 से ज्यादा संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। वहीं गणतंत्र दिवस पर चाक चौबंद सुरक्षा के बीच दिल्ली पर एक और खतरा मंडरा रहा है। गृह मंत्रालय के अलर्ट के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ गई है। बेहद खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि सीमा पार बैठे आतंकी एक और कंधार कांड को दोहराने की साजिश रच रहे हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आतंकी एक बार फिर विमान का अपहरण कर सरकार को ब्लैकमेल कर सकते हैं। क्या फिर दोहराया जाएगा कंधार कांड? रची जा रही है विमान हाईजैक की साजिश। 1999 की ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें आपके जहन में आज भी ताजा होंगी, जब काठमांडू से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया विमान को हाईजैक कर अफगानिस्तान के कंधार ले जाया गया था। उस वक्त यात्रियों की रिहाई के बदले जिन आतंकियों को छोड़ा गया था, वो फिर इसी तरह की साजिश रचने की फिराक में लगे हुए हैं। एक और साजिश का जाल फिर से बुना जा रहा है। खुफिया सूत्रों की माने तो दुनिया की सबसे बदनाम पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई इस ऑपरेशन को अंजाम देने में जी जान से जुटी हुई है। इनकी नापाक नजर खास तौर से दिल्ली काबुल रूट की फ्लाइट पर है। यही कारण है कि खुफिया एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। अलर्ट में बताया गया है कि आईएसआई के निशाने पर एयर इंडिया का विमान के अपहरण की साजिश। धमाके से भी विमान को जा सकता है उड़ाया। खुफिया एजेंसी को पता लगा है कि अपने इस नापाक मिशन को अंजाम देने के लिए आईएसआई ने आतंकियों और आत्मघाती दस्तों को खास निर्देश दिए हैं। साथ ही वो आतंकियों के साथ लगातार संपर्क में भी हैं। दरअसल एयर इंडिया के विमानों को ही निशाना बनाने के पीछे भी आतंकियों की खास रणनीति है। आईएसआई और आतंकी संगठनों को पता है कि ज्यादातर वीआईपी और बड़े अधिकारी एयर इंडिया की फ्लाइट से ही सफर करते हैं और इसी वजह से अलर्ट के बाद देश के तमाम एयरपोर्ट पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। खास तौर से काबुल जाने वाली फ्लाइट की निगरानी बढ़ा दी गई है और एंटी हाईजैकिंग टीम भी हरकत में आ गई है। यही नहीं, दिल्ली पुलिस ने राजधानी को किले में तब्दील कर दिया है। एक तरफ
राजधानी में 26 जनवरी की तैयारियां चल रही हैं तो दूसरी तरफ दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया है। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर इस तरह से बैरिकेडिंग कर गाड़ियों की जांच की जा रही है और जिस गाड़ी पर शक होता है उसको रोककर उस गाड़ी की पूरी तलाशी भी ली जाती है। और कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन की टीम के साथ साथ स्पेशल डिप्यूटेशन यहाँ पर की गई है पुलिस बल की, अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाया गया है। और कनॉट प्लेस में जगह जगह मचानें भी बनाई गई हैं, जिन मचानों पर इस तरह से निगरानी के लिए तैनात किया गया है और हथियारों से लैस हैं पुलिस बल, बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ लैस हैं। टेरर थ्रेट है, 14 आतंकवादियों को एनआईए की स्पेशल कोर्ट में पेश भी किया जाना है। दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है, टेरर थ्रेट भी है। एक के बाद एक लगातार मिल रहे अलर्ट के बीच सरकार भी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से चौकन्नी है। अधिकारियों से एक एक पल का अपडेट लिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने दावा किया है कि एजेंसियां किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज का ये कहना है कि वो हर प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए सक्षम है। पूरी तैयारी है सर, जिस तरह से आईएएस को लेकर थ्रेट है, पूरा पीएम को लेकर खासतौर पर ऐसा कहा जा रहा है कि हर प्रकार की स्थिति के लिए सक्षम है और हर प्रकार की जो संबंधित कार्रवाई है वो भी कर ली गई। एक दिन पहले ही मुंबई एयरपोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, लिहाजा आतंकी हमलों के खतरों के बीच मुंबई एयरपोर्ट की सुरक्षा भी चाक चौबंद कर दी गई है। यात्रियों और उनके सामान की सघन तलाशी ली जा रही है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर है। आतंकियों के किसी भी नापाक मंसूबे को नाकाम करने के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। भारतीय जनता पार्टी की कमान एक बार फिर अमित शाह के हाथों में सौंपी गई है। बिना किसी विरोध के उन्हें बीजेपी का अध्यक्ष एक बार फिर चुन लिया गया है। पहले कार्यकाल में कामयाबी का इतिहास रचने वाले अमित शाह के सामने इस बार चुनौतियां बड़ी हैं। इस बार शाह के सिर पर ताज के साथ ही उम्मीदों का बोझ भी होगा। क्या है अमित शाह के सामने चुनौतियां और कैसे वो इनसे पार पाएंगे, इस पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया जो है वो संपन्न हुई। मैं अविनाश राय खन्ना राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी श्री अमित शाह जी को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करता हूं। अमित शाह के दोबारा बीजेपी अध्यक्ष चुने जाने के ऐलान की औपचारिकता निभाने के साथ ही पार्टी मुख्यालय में जश्न शुरू हो गया। पटाखे, ढोल, मिठाई और नाच गाने, खुशियां जताने दिखाने की सारी तरकीबें दिल्ली ही नहीं देश भर में फैले पार्टी के दफ्तरों तक। तमाम नेताओं ने निर्विरोध चुने गए बीजेपी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष को फूलों, मालाओं और गुलदस्तों से बधाई दी। जिस राजनाथ सिंह की जगह अमित शाह को लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी की कमान सौंपी गई थी, बधाई देने वालों में वो सबसे आगे रहे। 3 वर्ष पर संगठन के चुनाव विधिवत संपन्न होते हैं। विगत 1.5 वर्षों से लगातार श्री अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। इस बार यह आम सहमति बनी कि अगले 3 वर्ष के लिए भी यह संगठन की जिम्मेदारी श्री अमित शाह को ही दी जानी चाहिए। पार्टी को केंद्र की सत्ता में पहुंचाने में कामयाब रहे अमित शाह बेहतरीन रणनीतिकार माने जाते हैं। पहली चुनौती से सफलता से पार पाने वाले शाह के सामने दूसरी बार अध्यक्ष बनने के बाद भी चुनौतियां कम नहीं हुई हैं। मोदी लहर में कमी के दावों के बीच पार्टी को सफलता की नई मंजिलों पर ले जाने की चुनौती अब भी सामने है। 2 साल के भीतर 7 राज्यों में चुनाव होने हैं। शाह के सामने चुनाव में बीजेपी का बेड़ा पार लगाने की चुनौती है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में 2016 में ही चुनाव हुए। इन राज्यों में बीजेपी की स्थिति ज्यादा मजबूत नहीं है। उत्तर प्रदेश और पंजाब में 2017 में विधानसभा चुनाव होने हैं। पंजाब में अकाली बीजेपी गठबंधन की तीसरी बार सत्ता में लाने की चुनौती है। यूपी में 15 साल बाद सत्ता में वापसी की बड़ी चुनौती है। अमित शाह 2019 जनवरी तक बीजेपी के अध्यक्ष रहेंगे। उनके सामने 2019 लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत तय करने का लक्ष्य भी रहेगा, चुनौती है। He is the most capable person. He has organized everything, good strategist. Above all, he has a commitment to our ideology. अमित शाह के सामने चुनौतियां और भी हैं।
लोकसभा चुनाव के बाद से मंदिर सहिष्णुता और दूसरे कई मुद्दों पर उनकी कोशिशों के बावजूद पार्टी नेताओं की बयानबाजी होती रही। इससे कई बार सरकार और पार्टी को फजीहत का सामना करना पड़ा। यही नहीं, कई वरिष्ठ नेताओं ने शाह की कार्यशैली की खुलकर नाराजगी जताई। शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद ही नहीं, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और यशवंत सिन्हा जैसे नेताओं के रुख को लेकर सवाल उठते रहे हैं। न आडवाणी जी गए, न जोशी जी गए, तो अब इनके आपस के झगड़े ही इतने हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये झगड़े बढ़ेंगे। जाहिर है दूसरी पारी में अमित शाह को पार्टी के भीतर के असंतोष से पार पाने और सरकार और पार्टी के बीच संतुलन बनाने की चुनौती रहेगी। अमित शाह सर्वसम्मति से बीजेपी के अध्यक्ष तो चुन लिए गए, लेकिन अब चुनौतियां बड़ी हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में पार्टी को बेहद बड़ी जीत लोकसभा चुनाव में दिलवाकर अमित शाह ने अपनी सांगठनिक क्षमता को सबके सामने साबित किया था। लेकिन अब उसी उत्तर प्रदेश समेत कई बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जो पार्टी के लिए और खुद अमित शाह के लिए भी बड़ी चुनौती रहेगा। कैमरामैन ऋषि के साथ विक्रांत यादव, दिल्ली, IVN7। आरक्षण के मुद्दे पर एक बार फिर बवाल शुरू हो गया है। दरअसल लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि आरक्षण की व्यवस्था पर हर 10 साल में पुनर्विचार की जरूरत है। उनके मुताबिक इसके तहत समाज को कितना फायदा हुआ, अब इस पर विचार करने की जरूरत है। स्पीकर ने यह भी कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर ने 10 साल के लिए आरक्षण की व्यवस्था करते हुए माना था कि इन वर्षों में पिछड़ों को बराबरी मिल जाएगी, लेकिन 65 साल बाद भी दलित और पिछड़ों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। मेरा अर्थ ये था, इसमें ना आरक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये सवाल नहीं था। मेरा ये कहना था चर्चा इस तरीके से वी हैव टू तोल मोल हमें करते आना चाहिए। एंड अबाउट स्मार्ट सिटी आई वाज सेइंग, सो इट इज नॉट फॉर आरक्षण समथिंग आई वाज सेइंग। मैंने उसका उदाहरण इसलिए दिया कि मेरे अपने पार्टी में भी चर्चा होती थी कि हम ये क्या कर रहे हैं कि एवरी 10 ईयर्स हम इसको पास तो कराना पड़ेगा। मैंने कहा यस, पास तो कराना पड़ेगा, मगर वैल्यूएशन कब करेंगे? पार्लियामेंट नहीं करेगा तो कौन करेगा? आरक्षण के मुद्दे पर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है। विरोधी दलों ने एक सुर में उन पर हमला बोला। ये बात तो एक सही बात है कि संविधान में 10 साल के लिए शुरुआत में रिजर्वेशन की व्यवस्था करी गई थी, लेकिन उसके बाद हर सरकार जो भारत में बनी उसने ये महसूस किया कि आरक्षण की व्यवस्था करने के जो लक्ष्य थे वो पूरे नहीं हुए, जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हुआ। अब महिला हैं इसलिए हम उनको कोई कमेंट नहीं देना चाहते, लेकिन ये संभव नहीं है। बिल्कुल फिर छेड़छाड़ करने के बराबर है दलित पिछड़े गरीब लोगों को, तो कैसे टॉलरेट किया जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तभी तय हुआ था 10 साल में इसको देखा जाएगा, 10 साल बाद इसको नतीजा देख के रिव्यू किया जाएगा। मगर आज 70 साल हो गया, आज आदिवासी शेड्यूल कास्ट का हालत क्या है, कहाँ पहुंचा है? जो शेड्यूल कास्ट का 70-80% का समस्या हाल हो जाता तब सोच सकता था कि ठीक है इसको रिव्यू करो। जब अभी भी उसका 20% भी उसका पूरा समस्या समाधान नहीं हुआ, जब जिस मकसद से इसको किया गया था जब ये कार्यान्वित नहीं हुआ, तो आज इसको रिव्यू करने का मतलब क्या है?